जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को अमानवीय और बर्बर कृत्य करार देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध एक अमानवीय और बर्बर कृत्य है। इस कायराना हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हमला है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सीएम धामी ने कहा कि इस कृत्य का मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को अवश्य मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों की इस बर्बर कृत्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके परिजनों के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। उन्होंने लिखा है कि आतंकियों को इस कृत्य का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और जम्मू कश्मीर में जो बर्बरता की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं काशीपुर को धामी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। हाईटेक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। काशीपुर को नया ARTO ऑफिस मिलेगा। सांसद, मंत्री और मेयर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। हाईटेक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का आज मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा और इसमें काशीपुर को ARTO ऑफिस एक नया तोहफा स्वरूप मिलेगा। और आपको बता दें कि इस समारोह में सांसद, मंत्री और मेयर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। धामी सरकार का तोहफा काशीपुर को दिया जा रहा है, जहां आज मुख्यमंत्री हाईटेक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। काशीपुर को आज मुख्यमंत्री के हाथों नया ARTO ऑफिस मिलेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा को देहरादून नहीं आएंगे। ये जानकारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दी है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद परिस्थितियों के बदलने के चलते अमित शाह का दौरा टला है। वहीं इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द होगा, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जल्द तिथि तय करेगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा 26 अप्रैल को प्रस्तावित था। हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद इस यात्रा को टाल दिया गया है। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस महानिदेशक ने SSP देहरादून को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून और पुलिस अधीक्षक नगर ने नगर क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। अधिकारी स्वयं सड़कों पर मौजूद रहकर हर वाहन और व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। जनपद की सीमाओं, प्रमुख चौराहों, बाजारों और आंतरिक मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कई इलाकों में पुलिस बल मौजूद है और खुद सड़कों पर उतरकर वाहनों की, लोगों की चेकिंग कर रही है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। गढ़वाल मंडल के कार्यकर्ताओं की ये बैठक हुई है। पूर्व सांसद उदित राज ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी भी मौजूद रहे। बैठक में कैसे पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा हुई। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि बीजेपी जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इसको देखते हुए प्रदेश में विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। जी जूम से जुड़ी ऑनलाइन कुमारी शैलजा जी, हमारे CWC के मेंबर और
जो एआईसीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है श्री गुरदीप सप्पल जी, वो भी जुड़े। सह प्रभारी जी हमारे यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दो गणेश गोदयाल जी भी और प्रीतम सिंह जी भी, और इसके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे मेंबर्स इस बैठक में शामिल हुए। जो नहीं थे 2-3 लोग, वो ऑनलाइन जूम से जुड़े, मतलब 100% इसमें उपस्थिति थी। इस कोऑर्डिनेशन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तय हुई वो ये हुई कि आगामी 30 अप्रैल को देहरादून में विशाल संविधान बचाओ रैली कांग्रेस आयोजित करेगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। प्रदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे, और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा की सरकारें संविधान पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग, जो तमाम एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस प्रकार की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर विशाल रैली करेंगे। उसके चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को लेकर चल रही जांच से मलिन बस्तियों पर संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बस्तियों पर बीजेपी का रुख ठीक नहीं है। 2016 में अध्यादेश कांग्रेस लाई थी, जो सरकार का फैसला था उसको पलटने का काम किया गया है और उसके बाद से कोई मीटिंग तक नहीं ली। अब नए अध्यादेश की बात हो रही है, लेकिन वो कब होगा? का रुख ठीक नहीं है। 2016 में जो अध्यादेश कांग्रेस लाई थी उसको इन्होंने जो सरकार ने फैसले थे उनको इन्होंने पलटा, और उसके बाद से कोई मीटिंग तक लेनी है। अब नया अध्यादेश की ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो कब होगा? लोगों के घर में लाल निशान भी बीजेपी लगा रही है और खुद ही कह रही है हम ही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकता। तो सरकार हो, बचाओ, ये आपका धर्म है, या कि नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, किसी के सर से उसकी छत ना छीनी जाए और उसको बेघर ना किया जाए, ये सरकार को करना चाहिए, और सरकारों का काम यही हो। समान नागरिक संहिता कानून जब से उत्तराखंड में लागू हुआ है, कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रहती है। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर बीजेपी नेताओं के परिजनों पर ही सीधी टिप्पणी कर दी है, जिसका जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी तथ्यों के साथ दिया। धर्मपुर विधायक ने तो इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मानसिकता पर ही सवालिया निशान उठा दिए। रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोलते हो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा? इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं, पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान करे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव एंड रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के सम्मुख रखे। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करण मेहरा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण मेहरा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है? मैं पहला गार्जियन देख रहा हूँ। उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव
आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है तो उसको हतोत्साहित करें, अपनी बात रखे, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो न जाए, अपने बच्चों तक तो न जाए कम से कम। और रुड़की में बीजेपी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक सम्मान सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 75 बार देश के संविधान में संशोधन किए और देश की जनता को कांग्रेस ने गुमराह करने का काम किया है। जन्मदिन है 14 अप्रैल, उसकी पूर्व संध्या से बाबा साहब के जीवन से संबंधित तमाम जो विषय हैं या ये कहें कि जो बहुआयामी उनका व्यक्तित्व रहा है उस पर तमाम विचार गोष्ठियाँ हुई हैं और बाबा साहब के जो कार्य हैं, जो देश के लिए उनका योगदान है, उसको लेकर आम आदमी को समझाने का प्रयास किया गया है। आज रुड़की में ये विचार गोष्ठी थी बाबा साहब के सम्मान में, और जो भ्रम बाबा साहब को लेकर फैलाया जाता है और कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया, उसको लेकर के आम लोगों को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब का सही मूल्यांकन क्या है। बात अब चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। बद्री केदार के लिए मई के ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं। वहीं केदारनाथ के लिए तीर्थयात्रियों में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए मई महीने में ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट फुल हो चुके हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध है। इस बार ऑनलाइन के आधार पर आधारित 60% पंजीकरण किए गए हैं, लेकिन स्लॉट उपलब्ध न होने से प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण में 10% की बढ़ोतरी की है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। इसमें केदारनाथ के लिए 6.82 लाख, बद्रीनाथ के लिए 6 लाख और गंगोत्री के लिए 3.55 लाख, वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3.24 लाख, हेमकुंड साहिब के लिए 34,633 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण किया है। केदारनाथ की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में सबसे अधिक उत्साह है। बीते 2 सालों में चारों धामों में बाबा केदार के दर्शन को सबसे अधिक तीर्थयात्री पहुंचे थे। विश्व प्रसिद्ध भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने को लेकर जनपद टिहरी गढ़वाल में तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की मुख्य प्रक्रिया नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल स्थित राजमहल से निकाले गाड़ू घड़ा कलश यात्रा से शुरू होती है। भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति जलाने के लिए उपयोग होने वाले तिल के तेल को राजमहल में बड़ी ही पवित्रता से राज परिवार और डिमरी समाज की सुहागिन महिलाओं के हाथों से निकाला जाता है। तेल निकालने की यह परंपरा काफी पुरानी है। तेल बिना किसी मशीन के परंपरागत तरीके और हाथों से ही पिरोया जाता है और इसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में शुरुआती प्रक्रिया माना जाता है। राजमहल को दुल्हन की तरफ फूल मालाओं से सजाया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद 40 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर सिलबट्टे से तिल के तेल को पिरोया। तिलों का ये तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए प्रयोग किया जाता है। आज शाम तक दिन तक खत्म होगी। तेल निकालने के लिए ये परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकती। नहीं चाहिए, सदियों सालों से हो रही है। सब महिला आते हैं, तिल भूनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। मैं दूसरा ही टाइम है ये अभी, नहीं तो हमेशा परीक्षा होती थी तो आ नहीं पाती थी, लेकिन अब आ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित हुई। 24 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एनडीएमए के सदस्यों ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है कि यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा और उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है।
चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटें। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई। और गृह मंत्री अमित शाह पहलगांव पहुंच गए हैं, जहां प्रभावित क्षेत्र का वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगांव में उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां आतंकी हमला हुआ। तमाम जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। उससे पहले अमित शाह हर जगह पर पहुंचकर आतंकी हमले से जुड़ी एक एक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इससे पहले इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनसे भी मिलने गृहमंत्री पहुंचे थे और अब पहलगांव में उस घटनास्थल पर वो मौजूद है जिस जगह पर आतंकी हमले हुए। तमाम अधिकारियों के साथ गृहमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं को जुटा रहे हैं, जिस पे आज शाम 6 बजे जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उस पर चर्चा होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पहलगांव में। ये वही पार्क है जिसमें ये घटना हुई, आतंकी हमले को जहां अंजाम दिया गया। गृहमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वहां पहुंचे हैं। इससे पहले परिजनों से भी गृहमंत्री ने मुलाकात की है और उन तमाम लोगों से मिलने वो अस्पताल भी पहुंचे जहां अनंतनाग अस्पताल में लोग भर्ती कराए गए हैं। और वही आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में चारधाम यात्रा, वनाग्नि, पेयजल, सड़क सुधारीकरण, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने स्टेट हाईवे पर डामरीकरण के कार्य की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रीनगर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने जिला प्रशासन को श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत असहाय और बेसहारा यात्रियों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा के लिए धर्मशालाओं और रैन बसेरों को चिन्हित करने को भी कहा। गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ जी के। पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं, इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। मुख्य रूप से जो तैयारियां इसमें होती हैं कि हमारी रोड जो भी गुजर रही है वो रोड कैसी है, हमारे क्रैश बैरियर्स वगैरह, पैराफिट्स वगैरह ठीक हैं कि नहीं हैं, पुलिस का क्या प्रबंध है। जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 10 या 11 सेक्टर शायद उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 24/7 की बेसिस पर हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात रहेंगे। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान विशेष तौर पर मानसून में आपदा होने का खतरा हो सकता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग मिलकर मॉक ड्रिल की शुरुआत कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून की RTO प्रवर्तन और आपदा प्रबंधन की नोडल अधिकारी ने कहा कि 24 अप्रैल को आपदा का मॉक ड्रिल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात ARTO को नोडल अधिकारी नामित किया है, जिन्हें अपने स्तर पर आपदा सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में सुचारू रूप से काम किया जा सके। चारधाम के संबंध में अभी 22 तारीख को होना है। उसके लिए सबसे पहले एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है और 22 तारीख को टेबल टॉप एक्सरसाइज है। उसके बाद 24 तारीख में मॉक ड्रिल होगा। और मॉक ड्रिल में मीन किस तरह का एक सिनारियो होता है, कौन सा इंसिडेंस वो बताते हैं, वो उसी टाइम पे डिसाइड होगा। इसके संबंध में जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो हमारे ARTOs हैं, तो उन ARTOs को हमने नोडल अधिकारी नामित।
खानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उद्घाटन को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अवैध करार दिया है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है, जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से सीएम धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिग्रहण कराया था। लेकिन इसी बीच कुछ बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंबन होता चला गया। चैंपियन ने कहा कि जल्द ही वो सिडकुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री से कराएंगे। साहब, अब से 7 साल पहले सपना देखा था कि अति पिछड़े खादर क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। जैसे मैंने सन 2007 में बिरला टायर उद्योग लगवाया था, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी से बहुत विनम्र आग्रह किया था 2006 में, और लगभग 10,000 युवाओं को नौकरियां यहाँ पे स्थानीय और बाहर वालों को मिली थी। हमारा चेष्टा ये थी कि कम से कम 70% व्यक्तियों को जो रोजगार मिले वो उत्तराखंड के निवासी हों। इसी बात को लेकर के खादर क्षेत्र का सिडकुल जो श्री कृष्णपुर अथवा खानपुर का सिडकुल है, उसके लिए हम प्रयासरत रहे। 2019 में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लक्सर के कार्यक्रम में, जब वो सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, मुख्यमंत्री घोषणा खानपुर के सिडकुल की करा ली थी। राजधानी देहरादून के उपजिला अस्पताल प्रेम नगर में अब 24 घंटे स्त्री और प्रसूल रोग विशेषज्ञ की तैनाती रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं, गर्भावस्था के उच्च जोखिम वाले मामले ही हायर सेंटर रेफर किए जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ओपीडी सेवाओं, पैथोलॉजी, जांच, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी के वार्डों का जायजा भी लिया। वहाँ पे जो एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ पे, तो लेकिन वो इवनिंग और नाइट में वो ऑन कॉल अवेलेबल नहीं रहती है, ऐसा संज्ञान में आया। तो मैंने कहा कि भाई जब आपके एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो ऑन कॉल अवेलेबल ज़रूर रहें, ताकि स्टाफ जो डिलीवरी कराता है वो डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए। और अगर उनको स्टाफ को परेशानी आती है तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा, ताकि डॉक्टर वहाँ पर उस समय अवेलेबल हो। तो वो मैंने 24/7 उपलब्धता बनाने। इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।